हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोंद माटी, जो पुस्तक है खोरठा की, उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट जैसे वहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल 10 कहानी है, तो 10 कहानियों की हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे, देखेंगे। ये वन लाइनर है तो आपको बहुत ही ईजी वे पे रिविज़न हो जाएगा। और एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे पास 50 से कुछ 52 दिन ऐसे बचे हुए, तो हमें इसमें अपनी तैयारी को अच्छी करनी चाहिए और रिवीजन करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कुछ ऐसे जो कहानियाँ या कुछ भी कविताएं नहीं पढ़े हो तो उनको पढ़ो, ग्रामर पढ़ो और इसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो एक ऐसे मैराथन की तरह हो जाएगी आपको कंप्लीट। यहाँ पे हम एक ही वीडियो में कर लेंगे सोंद माटी की जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं किताब से। चलिए आइए, और जो नहीं बनेगा तो वो पार्ट 2 में हम देख लेंगे। चलिए देखिए, उबार कहानी से क्वेश्चन क्या है कि उबार कहानी के कर लिखल लागे। सबसे पहली बात, सोंद माटी किसकी लिखी हुई है? तो सोंद माटी जो पुस्तक है, ठीक है, सोंद माटी लिखी हुई है विनोद कुमार की, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार की। तो उबार कहानी के कर लिखल लागे, उबार कहानी किसकी लिखी हुई है? तो वो है डॉक्टर विनोद कुमार की, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार की लिखी हुई। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उबार कहानी कौन किताब में संकलित है? किस किताब में संकलित है? तो वो है सोंद माटी किताब में, ठीक है, पहले नंबर की ये स्टोरी है। नेक्स्ट है उबार कहानी के मुख्य पात्र लागे। उबार कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो झबरू है, झबरू जिसकी 3 बच्चे होते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो बिहारी बेटा, पर्वतिया और सुमिया जो होती है वो उनकी बेटियां होती है, पर्वतिया और सुमिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झबरू को खेतों में खाना कौन पहुंचा देता था? तो बिहारी की माँ यानी कि झबरू की पत्नी। नेक्स्ट है झबरू कैसा किसान था? झबरू है जो, वो कैसा किसान था? तो वो टिटपुंजिया किसान था। झबरू का बेटा का क्या नाम था? तो अभी मैंने बताया कि उसका बेटे का नाम बिहारी था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक जरूर बनतक ई आशीष कौन देले रहे? कौन देता है? तो बिहारी का आजी। देखिए, बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर है, ठीक है, लिखा हुआ भी आ सकता है। तो बनतक जरूर बनतक ये आशीष कौन देती है? तो बिहार की जो बिहारी, ठीक है, बिहारी की जो आजी होती है, आजी मतलब दादी या फिर झबरू की माँ बोल लीजिए, ठीक है, वो ये आशीष देती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, झबरू के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। कौन? तो पहला तो झबरू होता है, सेकंड में झबरू की पत्नी होती है, थर्ड एक बेटा जो कि कौन है? बिहारी, और 2 बेटियां पर्वतिया और सुगिया होती है। सुमिया में बोले कहीं कहीं सुमिया भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो सुगिया, यहाँ सुगिया लिखा है, ऐसे सुमिया भी है, ठीक है। चलिए, तो कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। नेक्स्ट देखिए, झबरू कई गो छुआ रहते? झबरू के कितने बच्चे रहते? 3, पर्वतिया, सुमिया और बिहारी, ठीक है। झबरू छुआ का नाम रहे? तो बेटा बिहारी, पर्वतिया और सुमिया, ठीक है, या सुगिया जो, लेकिन सुमिया ही है, ठीक है। झबरू के पास कितने कट्ठा जमीन था? तो उसके पास 2 कट्ठा जमीन रहता है, ठीक है। कितने कट्ठा? तो 2 कट्ठा जमीन उसके पास रहता है। नेक्स्ट देखिए, बिहारी का उम्र क्या था? तो लगभग 18 से 20 वर्ष के बीच में उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट, झबरू बिहारी को कौन सा काम करने को कहता है जिससे कि कुछ थोड़ा आमदनी भी हो जाए? ठीक है, तो उस झबरू जो है वो अपना बेटा बिहारी को क्या बोलता है कि ट्यूशन पढ़ाओ तुम, ठीक है, तो ये चीज़ उससे कहता है। नेक्स्ट है, पिता की बात सुनकर बिहारी कहाँ भागना चाहता है? तो वो रांची भागना चाहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, झबरू बिहारी का कॉलेज में एडमिशन कौन सा बोए फसल को बेचकर करने की सोचता है? झबरू मतलब उसके पास बीच में पैसे नहीं होते, तो 10th के बाद वो उसे गैप कर देता है, छुड़वा देता है और नई एडमिशन कॉलेज में नहीं करवाता है, ठीक है। फिर जब देखता है अपना बेटे का उदास चेहरा, तो वो क्या वो सोचता है कि झबरू जो है वो सोचता है कि बिहारी का कॉलेज में एडमिशन जो है वो आलू, ठीक है, कौन सा बोए फसल, कौन सा बोया फसल? तो आलू का जो फसल बोता है, तो सोचता है उसे बेच करके हम क्या करेंगे, इसका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव, या फिर इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव। ठीक है, ई का भाई थे ना लोकोक्ति कौन कहानी आयल है, तो ये उबार में आया हुआ है। ठीक है, आप लोग भूल मत जाइएगा, ऐसे याद रखिएगा। एक दिन झबरू किसके घर के बच्चे की छट्टी में हजामत बनवाने के लिए गया था। झबरू जो होता है किसके बच्चे की जो छट्टी होता है, छट्टी में होता है ना कि फिर वो बाल ये सब दाढ़ी वगैरह बनवाना, तो हजामत। ठीक है, तो उसके में जाता है। तो तिलका कुम्हार का जो बच्चा का छठी रहता है, 6 दिन होता है, तो वहाँ पे वो हजामत करवाने जाता है, मतलब दाढ़ी नाखून ये सब छुआने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। एक दिन झबरू तिलका कुम्हार के घर के बच्चे की छट्टी में हजामत बनवाने के लिए गया था। वहाँ किससे मिलता है, वहाँ वो किससे मिलता है, तो गणेश बाबू और महेश बाबू से मिलता है। ठीक है, गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू, 3 ऐसे जो वो परजरुआ पात्र रहते हैं, यानी कि जलते हैं, ईर्षा करते हैं देखकर। नेक्स्ट देखिए, झबरू खेत धारी केकर बारी हल है जकर संगे ओगरा करे। झबरू के खेत के किनारे एक और खेत रहता है, किसका, तो बुधना का, जिसके साथ वो बैठ करके थोड़ी रात में ओगरा भी करता था, गप्पे भी करता था। नेक्स्ट है, झबरू खेत की रखवाली करने के लिए किस पेड़ के नीचे अपना खटिया बिछाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है बरगद का पेड़। ठीक है, किस पेड़ के नीचे, तो बरगद का पेड़ के नीचे। नेक्स्ट देखिए, बिहारी के ही उम्र के लगभग कौन कौन से बच्चे कॉलेज जा रहे थे। मतलब जो बुधना है और झबरू वो लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चे का वो वहाँ पे डिस्कस करता है। बुधना जो होता है तो वो बोलता है दिनेश प्रेम बिरजू। दिनेश प्रेम बिरजू जो है वो कॉलेज जाने लगे हैं, तो वो झबरू को बोलता है बुधना कि तुम भी अपने बच्चे का एडमिशन करवा दो, क्यों नहीं करवा रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। संतोष के डायरे मेवा फरे है। संतोष के डायरे में मेवा फरता है, यह कहावत या कभाइत ठीक है कौन सी कहानी में प्रयोग करल है, तो ये उबार कहानी में। झबरू जो होता है बिहारी को अपने बेटे को कहता है, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, मैं एडमिशन करवा दूंगा। गाँव एक मानिक लोग रहत मैंने बताया अभी कि परजरवा रहते हैं मानिक लोग, यानी कि थोड़े बड़े लोग रहते हैं। कौन, तो गणेश बाबू और महेश बाबू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। गणेश बाबू महेश बाबू कितने पढ़े लिखे थे, तो वो बीए तक पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट, बीरू के पिता पेशे से क्या थे, तो वो साहूकार रहते। मैंने बताया ना, गणेश बाबू महेश बाबू और बीरू परजोरवा पात्र है, थोड़े मानिक लोग भी रहते हैं, और बीरू जो है वो एक साहूकार का बेटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झबरुक बरद के गणेश बाबूक गहूम खेते कौन खोली के हाइक देलथिन। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि झबरू का बरद जो है, मतलब जानवर जो है, ठीक है, तो वो गणेश बाबू का गेहूं का खेती जो होता है, ऐसा खेत रहता है, तो कौन खोल करके, मतलब हाँक देना, मतलब वहाँ जैसे नहीं उसे हाँक देना, मतलब हड़का देना, या फिर धीरे करके हम लोग घर लाना है गाय को या ये को, तो होता है ना गोरखिया, वो हाँकते हैं उसे। ठीक है, मतलब रास्ता दिखाना। ठीक है, तो वो दिखा देते कौन, तो महेश और बीरू। ठीक है, महेश और बीरू जो है वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, यहाँ पंचायत है ना, पंचायते केस मांझा मांझी कौन करल। ठीक है, पंचायत का केस जो है वो मांझा मांझी कौन करता है। ठीक है, क्या बोला गया, मांझा मांझी कौन करता है, तो बीरू करता है। ठीक है, कौन करता है, बीरू करता है। नेक्स्ट देखिए, पंचायत की व्यवस्था करने के लिए बीरू घूस के रूप में झबरू है। ठीक है, जबरू नहीं, झबरू से कितना रुपया लेता है, तो 20 रुपया। बीरू जो है वो घूस के रूप में 20 रुपया लेता है और बोलता है कि मैं मांझा मांझी कर दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसा करूंगा जहाँ तुमको जुर्माना वगैरह कुछ ऐसा तुम्हारे ऊपर केस ना, मतलब सब दंड ना चला जाए। 20 रुपया भी लेता है और फिर उसे दंड भी पड़ जाता है। देखिए, पंचायत कहाँ बैसल, पंचायत जो है वो कहाँ बैठता है, तो हेठ टोले बोर गाछे छाही रे। हेठ टोला में बोर गाछ जो होता है, बरगद का गाछ, उसके छाहेर में बैठता है। नेक्स्ट है, उबार कहानी में पंचायत
कि बैठक का आयोजन किस दिन किया गया था, तो वो था रविवार यानी एतवार का दिन रहता है। पंच के प्रमुख कौन कौन रहल, तो बीरू था और महेश था। घूस भी ले लेता है, फिर उस पे झबरू पे इल्जाम भी आ जाता है कि तुम ही ने किया था, जबकि घुसा भी देते हैं ये लोग, मतलब चित्त भी मेरा पट भी मेरा, ये लोग कर लेते हैं। देखिए, पंचायत फैसला में की हेल, पंचायत का फैसला में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, तो झबरू पर गुनाह उतरल, मतलब ये प्रूव किया जाता है कि झबरू तुम ही गुनहगार हो। 200 रुपए का हर्जाना लगा देते हैं, यानी कि हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेलान खोले ले मना करल तीन, और फिर क्या बोलते हैं, जो मेलान है, जो जानवर है, उसे खोलने के लिए मना कर देते हैं कि मत खोलना अब से। और बाकी जो गेहूं का जो खेत रहता है बर्बाद हो जाता है, उसके लिए 200 रुपए का हर्जाना भी लेते हैं, साथ में 20 रुपया घूस भी लेता है। और जब रू पर गुनाह उतर गया, मतलब ये सारे चीज हो गए। अब प्लस खोलता कौन है, बीरू, और उसके साथ में मिलकर महेश बाबू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झबरू पर कितना रुपया का जुर्माना पंचायत के द्वारा लगाया जाता है, तो 200 रुपया, ठीक है। अब 20 रुपया घूस के रूप में, तो ये मत बोलिएगा, 200 रुपये ही जुर्माना लगता है। फिर वो अपना जमीन बेच करके 500 रुपया में बेचता है, 200 रुपया जुर्माना भरता है, और 300 रुपये में एडमिशन अपने बच्चे का, बिहारी का, करवाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, झबरू अपन घर बारी कितने रुपए में बेच दिया, तो मैंने बताया 500 में, 200 रुपया का जुर्माना और 300 रुपया का एडमिशन वगैरह में। नेक्स्ट, बिहारी के कॉलेज में नाम लिखवे में झगरू नहीं है, झबरू है, ठीक है। झबरू ने कितना रुपया दिया था, तो 300 रुपया, अभी जस्ट बताया। 200 रुपया जुर्माना, कितना में बेचता है, टोटल 500 में घर बारी अपना बेच देता है। नेक्स्ट है, बिहारी इंटर यानी कि आईए, इंटरमीडिएट जो हम लोग करते हैं, ठीक है, कौन डिवीजन में पास करल रहे, तो वो प्रथम, फर्स्ट डिवीजन में पास कर जाता है। नेक्स्ट, झबरू का मृत्यु बिहारी के कॉलेज के, एक मिनट, हाँ देखिए, हाँ ठीक है, झबरू की मृत्यु के बारे में बात हो रहा है। झबरू का मृत्यु बिहारी के कॉलेज के कितने वर्ष बाद हुआ था, तो बिहारी के कॉलेज के कितने वर्ष बाद हुआ था, तो ये 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर कते दिने बनल रहे, कितने दिन में बनता है, तो सबसे पहले तो बीए पास करल, पहले तो फर्स्ट डिवीजन से इंटरमीडिएट जो आईए होता है, इंटर, वो पास करता है, फिर बीए पास करता है, ठीक है। और बीए पास करने के 3 महीने के बाद, ठीक है, और पहले तो वो कॉलेज जब शुरू करता है उसके 3 वर्ष बाद उसके पिता मर जाते हैं, झबरू मर जाता है, ठीक है। और बीए पास करने के 3 माह के बाद जो है वो जो बिहारी है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। देखिए, बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बनने के पहले ही बेटे को बिना वर्दी में देखे बिना ही, ठीक है, झबरू का मृत्यु हो गया था। मतलब बिहारी तो पुलिस इंस्पेक्टर बीए मतलब पास करने के 3 महीने के बाद बन जाता है, लेकिन जो सपना रहता है झबरू का कि बेटे को पुलिस वर्दी में देखना, वो उसका पूरा नहीं हो पाता, मतलब पूरा हो जाता है मगर वो नहीं देख पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ तक उबार कहानी से जितने क्वेश्चन बनते थे हमने देख लिए, सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जिंदगी डोआनी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जिंदगी डोआनी, ठीक है, मतलब जिंदगी का रोना बोल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए क्या जिंदगी डोआनी कहानी के कर लिखल लागे, तो ये डॉक्टर विनोद कुमार है, क्योंकि सोंद माटी में ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिंदगी डोआनी किताब किस किताब में, कौन किताबें शामिल है, तो ये सोंद माटी किताब में शामिल है। नेक्स्ट है, जिंदगी डोआनी कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो वो जंगली नामक एक बेरोजगार युवक रहता है। डोआनी कर माने क्या होता है, रुदन, रोना, या फिर दुख भी बोल सकते हैं, यानी जिंदगी का दुख, जिंदगी डोआनी, या जिंदगी रुदन, मतलब रोना, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। जंगली कैसन लोग रहे, तो ये शिक्षित बेरोजगार रहता है। जंगली कतना पढ़ल रहे, तो वो बीए तक पढ़ा लिखा हुआ था। नेक्स्ट है, जंगली कैसन युवक बन के
रह गेल रहे, तो बेरोजगारी भत्ता लेवैया बन के रह गेल रहे। नेक्स्ट है, जंगली बोर भाई कहाँ काम करे हला, कहाँ काम करता है, तो वो कॉलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू रहता है। कौन, तो बड़ा भाई। और जो छोटा भाई रहता है वो जो प्राइवेट गाड़ी का दलाल होता है वो रहता है, छोटा नहीं मतलब मंझला भाई, ठीक है। जंगली अपने कई गो भाई रहत, तो वो 3 रहता है, ये छोटा भाई रहता है, ठीक है। जंगली तीनों भाई में से सबसे छोट रहे। चलिए नेक्स्ट, जंगली के मंझला भाई की करो हल, तो वो प्राइवेट होगा, है ना, प्राइवेट जिसको बोल रहे हैं, सवारी गाड़ी का दलाल रहता है। बड़ा भाई क्या है, कोलवरी ऑफिस में बड़ा बाबू रहता है। मंझला भाई प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल रहता है। और जो छोटा जंगली रहता है वो बेरोजगार रहता है, शिक्षित रहता है वो बेरोजगार रहता है। बापेक मोरल बादे जंगली के कौन पढ़ावल, कौन पढ़ाता है, तो वो उसकी माँ पढ़ाती है। जंगली कौन सी कक्षा में था जब उसके पिता का देहांत हो जाता है, आईए यानी कि इंटर में, ठीक है। जिस तरह बिहारी के पिता कॉलेज ज्वाइन करने के 3 वर्ष बाद मर जाता है, ठीक है। फिर वो बीए में बीए मतलब जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है बीए, उसका 3 महीने बाद इंस्पेक्टर बन जाता है। यहाँ पर ये बेरोजगार है और ये क्या करता है, जब वो इंटर में रहता है तब उसके पिता का देहांत हो जाता है। फिर उसकी माँ जो है उसे पढ़ाती है। नेक्स्ट देखिए, माइये जंगली के की नियर पढ़ावली, किस तरीके से पढ़ाती है, तो घेचाक हंसुली बेच देती है और साथ में 2 भैर सोनाक सिकड़ी बंधिक रख देती है और इस तरीके से उसे पढ़ाती है, ठीक है। याद रखिएगा, घेचाक हंसुली बेच के और 2 भैर सोनाक सिकड़ी बंधिक धैर के, ठीक है। नेक्स्ट, जंगली एक बार कौन कंपटीशन में पास हेल रहे, किस कंपटीशन में पास होता है, तो दारोगा का कंपटीशन में। नेक्स्ट है, बिहारी के बारे जंगली की ख्याल रहे, बिहाक है, बिहारी नहीं है। बिहा के बारे मतलब शादी के बारे में जंगली का क्या ख्याल रहता है, तो नौकरी पावल बादे बिहा करे। जिस तरह अभी सभी लोगों की चाहत है वैसा सेम बिहार जंगली का भी था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जंगली की माँ जंगली को कौन सा काम करने को कहती है, कौन सा काम करने को कहती है, बिजनेस या फिर ट्यूशन पढ़ाने को। ठीक ही कहती है, जब तक कुछ ना हो रहा तो ट्यूशन पढ़ा लो। ट्यूशन भी एक तरह से तो प्रोफेशन ही हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसे नहीं सही लगता होगा इसलिए नहीं करता, तो उसे ट्यूशन पढ़ाने को कहती है या फिर बोलती है कि कुछ बिजनेस कर लो। नेक्स्ट है, जंगली माई भौजाई कर नजरे की बनल, जंगली जो है वो माँ और भौजाई के नज़र में क्या बन जाता है, तो दूध के माछी, ठीक है, दूध में पड़ा मक्खी की तरह वो बन जाता है। नेक्स्ट है, चेंगवन जंगली के की कही के हकाव है, क्या कह के उसे बुलाता है, तो बुढ़वा दादा, ठीक है, क्या बोलता है, बुढ़वा दादा। जंगली के भोजी सब जंगली के की कही हकाव है, क्या कह के बुलाती है, तो जंगलिया, ठीक है, क्या बोलती है, जंगलिया कह के। जंगली का उम्र कितना वर्ष का हो चुका था, तो 30 वर्ष का, ठीक है, 30 ईयर्स का वो हो चुका था। और अगर ये पुराने ज़माने की अगर है कहानी तो 30 वर्ष उस समय 30 ईयर्स बहुत होते थे, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होता इतने उम्र में, तो अभी लोग बोलते अपने आप को मानते ही नहीं कि मेरा काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गया। नौकरी करने परीक्षा देने की उम्र समाप्त हो चुकी थी, है ना। अभी भी देखो 35 वर्ष अभी कर दिया गया, लेकिन कुछ एग्ज़ाम अभी तो अब कितना 28 वर्ष तक ही होता है ना, 28 साल तक। बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जिसके बाद आप 28 हो गया भर नहीं पाओगे, कुछ कुछ 25 में ही हो जाता है। तो दैट्स वाई उस समय थोड़ा उसे जंगली के लिए मतलब सेम ही था, थोड़ा भी बढ़ा दिया गया है कुछ कुछ में, सब में नहीं, ठीक है। जैसे दरोगा में अभी भी आप देखोगे बहुत कम उम्र तक में ही लिया जाता है, तो सेम उस समय तक 30 वर्ष शायद होगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि 30 वर्ष को ऐसे कोई बड़ा उम्र नहीं माना जाता है, बूढ़ा कहने लायक तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आज के डेट पे सभी अपने ऐसे मेंटेन करके रखे कि वो आप पता नहीं कर पाओगे। बट अगर एग्ज़ाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 30 ईयर्स बहुत ज़्यादा उम्र हो जाते हैं लोग, मतलब खुद को 30 ईयर्स मानना बहुत बड़ा एक एज हो जाता है, ठीक है। तो 30 उम्र ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ठीक है। चलो आइए,
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जंगली कौन कॉलेज एक संगीत बिहाय बिहाय है ना, ओकरा घार गेल रहे। ठीक है, तो किसका शादी रहता है, तो अशोक, अशोक नाम का उसका एक मित्र होता है कॉलेज का, उसकी शादी में अशोक कैसन संगी रहे, तो कॉलेज कर संगी बोर्ड नौकरी पावल संगी। एक तो कॉलेज का संगी रहता है और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि वो बड़ा नौकरी पा लेता है, वैसा संगी रहता है। जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है, ई केकर कथन लागे। कटसी मतलब होता है औपचारिकता, ठीक है, या फिर कोई फॉर्मेलिटीज़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, औपचारिकता बोलो या फॉर्मेलिटीज़, मतलब जैसे अगर आप किसी से मिलने जाते हो तो कुछ लेकर जाओ उसके लिए, फूल, चॉकलेट्स, कुछ भी आप लेकर जाते हो तो एक औपचारिकता हो जाती है। जैसे आप किसी गेस्ट के मतलब एज अ गेस्ट जा रहे हो किसी के घर, तो हम स्वीट्स लेकर जाना प्रिफर करते हैं। ठीक है, वैसे जो भी आपके वहाँ कोई फल ले जाते हैं, कोई कुछ भी, जैसे बीमार आदमी से मिलने जाते हैं तो उनके लिए भी हम कभी कभी फूल, फ्रूट्स, ऐसे फल फूल लेकर जाते हैं। तो वही होती है कि फॉर्मेलिटीज़ जो होती है, तो वही जंगली एकदम जंगली है, मतलब जंगली मतलब क्या, जंगली का यहाँ मीनिंग एक अलग बताया गया कि जंगली का मतलब क्या होता है, लेकिन लोग जंगली का मतलब अलग लेते हैं कि जंगली है मतलब जिसे कुछ सभ्यता नहीं है। ठीक है, जिसे कुछ आता नहीं है, तो और उसे कट्स ही नहीं आता, मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ या जो भी चीज़ें होती है वो नहीं आता। ठीक है, तो ये किस कौन कहता है, तो अ, अशोक कर दादा, अशोक कर दादा कर ये कथन रहता है। क्यों वो बोलते हैं, क्योंकि जंगली जो है वो तो बेरोजगार रहता है, तो उसके पास कुछ भी पैसा नहीं रहता, तो पैसा नहीं रहता तो वो गिफ्ट्स कुछ भी ले नहीं पाता है और वो खाली हाथ चला जाता है, ना तो कुछ लिफाफा में कुछ भी नहीं लेकर जाता है। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम खाली लिफाफा लेके उसे जाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, आजकल वैसा नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा अच्छे ये का होगा तो वो ऐसे ही चला गया था। ठीक है, तो दैट्स वाई उसे ऐसा उसका मतलब टोन मारा गया वहाँ पर। फिर जंगली जो होता है वो कसम खा लेता है कि आज के बाद नहीं जाएंगे कहीं भी। ठीक है, तो ऐसा होता है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अशोक के शादी में जंगली क्या लेकर गया था, कुछ नहीं, खाली हाथ गया था, खाली लिफाफा इसे लेकर जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। अशोक घार ले घुरल बाद जंगली की क्रिया खाइल क्या कसम खाता है, क्योंकि वहाँ उसकी बेइज्जती हो जाती है। अशोक का बड़ा भाई, अशोक का दादा जो रहता है वो बोलता है जंगली बिल्कुल जंगली है, कटसी नहीं आता है, कहीं संगी साथी घार नाई जाए। ठीक है, क्या कसम खाता है वहां से आने के बाद कि कभी भी, ठीक है, कभी, कहीं नहीं है, कभी संगी साथी घार नाई जा। भारी बेइज्जती हो गई थी उसकी। नेक्स्ट देखिए, मोरेक पहर माई की कहले, मरने के वक्त जंगली की माता जो होती है वो जंगली से क्या कहती है, तो क्या बोलती है, पान गुमटी लगाए के बिजनेस करियो। कुछ पैसा रहता है उसके हर काम में, हरक में, तो वो बोलती है वहाँ पैसे जाके ले लो और कुछ बिजनेस करना, अब हम जा रहे हैं। ठीक है, क्या बोलती है कि मैं जा रही हूँ, अब अपना ख्याल भी रखना और कुछ बिजनेस करना। तेरी भाभी वगैरह तो कोई उसे देख नहीं रही थी ऐसे। ठीक है, तो वो बोलती है और मर जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मरने से पहले उसकी माँ कितना रुपया का मदद कर जाती है, यानी बोलती है ना मेरे हर काम में, यानी कि जो उसका लकड़ी का या जो भी रहता है बॉक्स है ना, संदूक, तो उसमें 100 रुपया होता है, बोलता है ले लो और पान की गुमटी खोलना। सॉरी सॉरी। तो ये हमारा दूसरा कहानी भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर हम देख रहे हैं, धुआं धंधा। ठीक है, धुआं धंधा, इतना भी देखिए जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है कर लेंगे ना तो आपके एक तो कहानी माइंड में है ही, और दूसरा जितने भी क्वेश्चन बन रहे इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। धुआं धंधा यानी कि काम धंधा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। धुआं धंधा कहानी केकर लिखा लगी, ये किनका लिखा है, तो विनोद कुमार का, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धुआं धंधा कहानी कौन किताबें शामिल है, किस किताब में ये शामिल है, तो ये सोंद माटी में शामिल है, जिसमें 10 कहानियाँ हमें पढ़नी है। हमने उबार पढ़ लिया, जिंदगी की डुआनी पढ़ ली और नेक्स्ट धुआं धंधा पढ़ रहे हैं।
नंबरिंग भी याद रखिएगा आप लोग। धुआंधंधा कौन रख में कहानी लागे, तो ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, क्या है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट देखिए, धुआंधंधा कहानी का मुख्य पात्र लागे, मुख्य पात्र कौन है, तो वो है डॉक्टर नारायण बाबू, जो एक समाज सेवी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे समाज में तो 700-800 फी लेने वाले डॉक्टर बैठे पड़े। चलिए देखते। डॉक्टर नारायण बाबू कर पेशा की है, पेशा क्या है, डॉक्टरी है। धुआंधंधा कहानी कई गो पात्र हत, कितने पात्र हैं, तो पहला तो डॉक्टर नारायण, ठीक है। दूसरा है किशन, या कहीं कहीं किसुन भी रहता है किताब में, ठीक है, किसुन, कहीं आप किशन देखोगे तो हड़बड़ाना नहीं, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वो किशन जो कि कंपाउंडर रहता है। भिखारी जिसे कुष्ठ रोग रहता है। दो बाबू रहते हैं, ठीक है, बाबू मतलब कुछ एक अमीर आदमी मगर पैसे देने में कंजूसी करते हैं, तो दो बाबू होते हैं, ठीक है। एक रिक्शा वाला, ये जो दो बाबू है, ठीक है, बड़े लोग, वो रिक्शा वाले को कम पैसा देते हैं, तो वो चीज़ है। चार रंगदार लड़के, चार रंगदार लड़के, ठीक है, तो बट ये गौण पात्र है। दो बाबू, चार जो रंगदार लड़के और रिक्शा वाला, ये गौण पात्र है। गौण पात्र का मतलब जब ये नारायण बाबू जो सोचते हैं, ठीक है, तो उसी में इनका ऐसे कोई ये नहीं दिखाया गया, मतलब वो अपने सपने में वो चीज़ देखते हैं, मतलब देखते नहीं, सपने में नहीं, मतलब अपने मन में जो चीज़ों को सोचते हैं, जो उन्होंने अपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया था उसके आधार पर वो बताते हैं, ठीक है। कहानी पढ़े हो तो रिलेट कर रहे होगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, धुआंधंधा कहानी में, ठीक है, सिंह में कंपाउंडर का नाम किसुनवा रहता है या किसुन रहता है, ठीक है। दे दाई बाबू चार पैसा दान, पाइवे बाबू पुण्य काम, ठीक है। दे दाई बाबू चार पैसा दान, पाइवे बाबू पुण्य का नाम, ठीक है, काम नहीं नाम। तो बिहारी के द्वारा ऐसा, भिखारी है ना, भिखारी के द्वारा ऐसा किसे कहा जाता है, तो किसुनुआ कंपाउंडर जो रहता है उस समय किसी का मलहम पट्टी कर रहा होता है, तो उसी वक्त वो जा कर के ऐसा बोलता है, ठीक है, किसको, भिखारी जो होता है वो बोलता है किसुन को। नेक्स्ट है, इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है, हटो यहाँ से, आज चेंज नहीं है। यह भिखारी को किसके द्वारा कहा गया, जैसे भिखारी ने उसे कहा दे दो बाबा, दान दे दो और पुण्य का काम, मतलब ऐसा पाओगे नाम, तो वो उसको फिर रिप्लाई में भिखारी जो होता है जो किसुन को बोलता है कंपाउंडर को, तो कंपाउंडर किसुन जो होता है वो फिर भिखारी को रिप्लाई में देता है कि इधर काहे आता है, रोज रोज का धंधा बना लिया है ना, हटो यहाँ से, आज चेंज नहीं है। तो भिखारी को किसुनवा जो रहता है, किशन कंपाउंडर जो रहता है उसके द्वारा ये बोला जाता है। नेक्स्ट है, भिखारी कौन रोग यानी कि बीमारी से ग्रसित यानी कि पीड़ित है, तो वो कोढ़ रोग से। नेक्स्ट है, डॉक्टर नारायण बाबू भिखारियों का इलाज करने में कितना पैसा लेते थे, तो वो फ्री में कर देते थे, शुरू में ही बताया गया कि समाज सेवी है। नेक्स्ट, डॉक्टर देवता है देवता, ये कौन कहल है, तो भिखारी, भिखारी जो होता है ना वो बोलता है अरे डॉक्टर तो देवता है देवता, ठीक है। नेक्स्ट है, भिखारी को भगाने के कारण डॉक्टर किसनुआ के साथ क्या करते हैं, तो किसनुआ के साथ डांटते हैं, उसे डांटते हैं, बोलते हैं अरे भगा क्यों दिया, मैं उसे हमेशा बुलाकर मलहम पट्टी करता हूँ और कुछ पैसे भी उसको देता हूँ, तुमने क्यों डांट कर उसे भगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, धुआंधंधा कहानी के कौन सा पात्र अपने आप को रोगी का सेवक बताता है, ठीक है। धुआंधंधा जो यहाँ कहानी है उसमें जो डॉक्टर नारायण है, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि रोगी का सेवक बताते हैं। नेक्स्ट है, रोगी के सेवक कौन कहा है, ठीक है, रोगी का सेवक जो है वो कौन कहलाता है, तो डॉक्टर कहलाते हैं। डॉक्टर कैसन घारे का बेटा रहे, तो वो गरीब घर का बेटा रहते हैं, जो डॉक्टर नारायण रहते हैं वो एक गरीब घर के बेटा रहते हैं, इसलिए वो दुख को समझते हैं और इसलिए फ्री में नहीं फ्रीज फ्री में
फ्री में गरीबों का इलाज करते थे। नारायण को किसने पढ़ाया लिखाया था? तो उनकी माँ ने, ठीक है, उनकी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया था और साथ में ये भी कहा था कि तुम गरीबों का फ्री में ही इलाज करना। जैसे हमारे तरफ भी इधर क्या है कि एक डॉक्टर है, तो वो आज जैसे मैंने बताया ना कि 700 800 1000 डॉक्टर की फीस है, लेकिन वो आज भी 150 रुपये में, ठीक है, वो लोगों का इलाज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर नारायण का चरित्र कैसा था? तो ईमानदार। ठीक है, कैसा था? ईमानदार था। रिक्शा वाला के टीसन से लानल दूगो बाबू कतना भाड़ा देल रहत? तो 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया देते हैं। ठीक है, मतलब 4 रुपये का मतलब भाड़ा 4 रुपया होता है, मगर वो लोग 2 रुपया ही देते हैं। दूगो बाबू जो डॉक्टर के क्लिनिक में स्टेशन से आए थे, उनका रिक्शा वाले का भाड़ा कितना हुआ था? तो 4 रुपया, मगर देते हैं 2 रुपया। अबे जाता है कि नहीं, मुंह लगाता है, रिक्शा वाला के कहल? तो एक बाबू जो डॉक्टर के क्लिनिक में स्टेशन से आए थे, स्टेशन से जो आए थे, वो रिक्शा वाला बोलता है 4 रुपया होता है, 2 रुपया देता है और साथ में बोलता है कि जाता है कि नहीं, मुंह लड़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में 4 लड़के आकर उनसे कितना चंदा मांगते हैं? तो वो 500 रुपया मांगते हैं। ये सारी चीज़ उनके थॉट में चलती है। ठीक है, रात को जब उनके साथ भिखारी के साथ गलत व्यवहार हो जाता है, तो जब अपने घर जाते हैं तो वो चीज़ें वो सोचते हैं। ठीक है, देखिए, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में 4 लड़के आकर उनसे चंदा किस लिए मांगते हैं? तो रंगदारी, यानी ये कहानी में वर्णित नहीं है कि रंगदारी के रूप में मांगते हैं, बस वो आते हैं मांगने। हो सकता है पूजा चंदा के रूप में मांगते, तो किस चंदा के रूप में वो जिक्र नहीं, बट एज अ जिस तरीके से डॉक्टर नारायण अपने विचार में ये बताते हैं, तो लगता है कि रंगदारी के रूप में। ठीक है, हो सकता है वो चंदा मांग रहे हो किसी पूजा फेस्टिवल वगैरह के लिए। नेक्स्ट है, बिहाने भिखारी अल्मुनियम के डूबा लेके डॉक्टर के दुआरे में कितना बजे पहुंचल? कितना बजे पहुंचते? तो वो 6 बजे पहुंच जाता है। ये सब सोचने के बाद उन्हें नींद नहीं आती, बट फिर सुबह उन्हें जाना होता है, तो गेट खोलते हैं तो देखते हैं वही भिखारी डूबा, एल्युमिनियम का जो डूबा होता है उसमें भीख मांग रहा होता है। तभी 6 बज रहे होते हैं, ऐसा यहाँ बताया गया कहानी में। चलिए नेक्स्ट, अब हम चौथी कहानी को पढ़ेंगे, माई के लोर, माँ के आंसू। ठीक है, माई के लोर कहानी केकर लिखल लागे? तो ये विनोद कुमार है। माई के लोर कहानी कौन किताब में है? तो सोंद माटी में है। ठीक है, ये सब सारी ऐसे ही है, जल्दी जल्दी बता दे। माई के लोर कहानी के मुख्य पात्र कौन लागे? तो ये सूरजा करके होता है, वो होता है। ठीक है, सूरजा कैसन, सूरजा जो है वो कैसन लोग रहे? तो वो मजदूरी का काम करता है। आज हमर बावा आँख फरक है, जरूर कोनो बेस बात हेतै, ई के कहल? तो सूरजा की माँ कहती है, मगर हो जाता है उल्टा है। पढ़े होगे कहानी तो पता है। नेक्स्ट देखिए, सूरजा अपन माई ठीन आय के की कहल? अपने माँ के पास आके क्या बोलता है? कि घर से दूर जाकर पैसा कमाने की बात बोलता है, कि मैं शहर जाऊंगा, वहां जाके पैसे कमाऊंगा। सूरजा के कितने भाई थे? तो सूरजा इकलौता था। ठीक है, कितने भाई थे? तो सूरजा का कोई भाई नहीं था, वो इकलौता पुत्र था अपनी माँ का। हम तो पाकल आम नियर हियो, कखन मर जीबो नाय जो, मतलब बोलती है कि मैं तो पक्कल आम की तरह हूँ, कब टपक जाऊंगी पता नहीं है, इसलिए तुम मत जाओ। माई के लोर कहानी में ही किसने कहा था? तो सूरजा की माँ ने अपने बेटे सूरजा से, सूरजा की माता जो होती है वो सूरजा अपना बेटा जो है उससे कहती है। नेक्स्ट है, सूरजा का बाप का दिया मोरल रहे? तो सूरजा छोटा रहता है, उसी वक्त मर जाता है। सूरजा का बेटा नाम रहे नरेना, सूरजा के बेटा का नाम क्या रहता है? नरेना रहता है। सूरजा के परिवार में है यहाँ, ठीक है, सिंह में कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, सूरजा, सूरजा की माँ, सूरजा की पत्नी और सूरजा का बेटा नरेना। नेक्स्ट है, गिरजा बाबू कौन कहानी के पात्र लागे? गिरजा बाबू जो है वो किस कहानी के पात्र हैं? तो माई के लोर कहानी के पात्र हैं। गिरजा बाबू माई के लोर कहानी कैसन पात्र लागे? तो गांव का अमीर व्यक्ति, मानिक व्यक्ति वो होता है। सूरजा के कर घारे मजदूरी करो हले? तो वो गिरजा बाबू के घर में करता था, उसके पिता भी वहीं पे करते थे।
सूरजा के माय केकर घारे काम करो है, गिरजा बाबू घर, ठीक है, उनके पिता जो होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, माय के लोर कहनिए, कहनिए, ठीक है, मंगरा कहाँ काम करो हले, तो बाहिरे, गांव से बाहर, शहर में वो काम करता है, जिसे देख करके जो सूरजा है वो भी सोचता है कि मैं भी बाहर में काम करूंगा। सूरजा बाप कहाँ काम करो हले, कहाँ करता है, तो बखरिए, गांव में ही करता है, गिरजा बाबू घरे में, ठीक है। सूरजा को सप्ताह के कौन सा दिन काम से छुट्टी मिलता था, तो एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन उसे छुट्टी मिले। नेक्स्ट देखिए, सूरजा बाहर कमाए खातिर के, देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए, सूरजा बाहर कमाए खातिर केकरा, केकरा है, ठीक है, केकरा देख के जाए खोजे, तो अभी मैंने बताया मंगरा के देख के। नेक्स्ट है, नरेनाक बीमार पहर सूरजा गिरजा बाबू के कई रुपया मांगल, कितना रुपया मांगता है, तो 5 रुपया। एक्चुअली वो अपनी माँ को बताता है कि जब वो बोलती है कि तुम गिरजा बाबू के यहाँ ही काम करो, मगर वो बोलता है कि नहीं, जब मेरा बेटा नरेना बीमार था और मैं उनसे पैसा मांग रहा था, कितना, तो 5 रुपया, मगर उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। देखिए, लेकिन गिरजा बाबू ने उसे 5 रुपया नहीं दिया, उल्टा डांट कर कहने लगा, उल्टा उसे डांटता है क्या, कि पहले अपने बाप का कर्जा चुका फिर उधार मांगना, बोलता है, ठीक है, तेरा बाप क्या धर दिया है यहाँ पे कि तुम पैसा मांग रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ कहता है। सूरजा के साथ साथ और कौन कौन उसके साथ बाहर चले गए, तो 3 लोग, ठीक है, तीन, कोई, ठीक है, 3 लोग जाते हैं, कौन कौन, पहला तो सूरजा जाता है, सूरजा की पत्नी और उसका बेटा जो होता है नरेना, वो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूरजा के बाहर जाने के बाद घर में अकेला कौन रह गया, तो उसकी माँ रह जाती है और रोने लगती है, ठीक है। सूरजा का गाड़ी कितने बजे जाता है, तो 7 बजे सुबह, कितने बजे था, 7 बजे। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर आप देखोगे तो चैनल पे है, आप देख लेना, ठीक है, वो और ये इतना कर लो बहुत है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन और भी बन जाएंगे, जैसे किस टाइप का पहनावा क्या था, या खाने में लेकर के वो क्या गया था, अपने साथ क्या लेकर जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव वाला में देखिएगा, और इतना कर लोगे तो और ज़्यादा नहीं आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है कि अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा। अब तक हमने 4 कहानियाँ कर ली, उबार, जिंगिक डोआनी, धुआं धंधा, माइकलोर। अब 5वां नंबर कर रहा है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में अजवायर का मतलब क्या है, तो अजवायर का मतलब होता है फुर्सत में रहना या कोई काम नहीं करना, है ना, बोलते हैं ना कोई ठाट से ऐसे लाट साहब जैसा बैठा रहना, वैसा। तो अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में बेडाइल चेंगा का मतलब क्या है, बेडाइल मतलब होता है बिगड़ेल, बिगड़ेल, और चेंगा का मतलब होता है बच्चा। अजवायर भी मतलब हमने बता दिया। नेक्स्ट है अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में लेखक किस महीने का जिक्र करते हैं, तो वो जेठ महीने का, ठीक है, जिक्र होता है कहानी में। अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी कौन किताबें शामिल है, सोंद माटी में, किसने लिखा है, डॉक्टर विनोद कुमार ने। नेक्स्ट देखिए, अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी है, जॉनी यह, ठीक है। बेडाइल चेंगा कौन है, तो टुकना, टुकना जो रहता है वो बेडाइल चेंगा रहता है। अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा कहानी में लेखक आपने की है, लेखक इसमें क्या है, जो कैसा पात्र निभा रहा है, तो भौजिक देवर, भौजी का देवर का पात्र, जो अजवायर भौजी है उसी का देवर ये रहते हैं। लेखक के टुकना के कहाँ देखल रहे, कहाँ देखते हैं, तो वो आम के बगीचे में देखते हैं। नेक्स्ट है टुकना आम बगीचाएं, बगीचाएं की करोहल, तो वो आम झारोहल है ना, आम का बगीचा था तो झाड़ रहा, ऊपर से जेठ महीना था। आम लाने ले के कहलो, तो टुकना की माँ जो होती है वही भौजी, अजवायर भौजी वही बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लेखक कर ददाक, लेखक कर ददाक कई गो छुआ हथिन, मतलब वही भौजी के कितने बच्चे होते हैं, तो 10 होते हैं, 8 उसके बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती है, तो कुल 10। सुमाइन कूना जो उनकी बेटिया का नाम रहता है। भाभी, भाभी के 10 बच्चे होने के कारण लेखक परिवार की तुलना किसके साथ करते हैं, तो वो करते हैं सुअर के बखौर की तरह,
ठीक है। नेक्स्ट, लेखक भौजी कई गो बेटा हथिन, के गो बेटा है, 8 मैंने बताया, टुकना का यहाँ जिक्र है। नेक्स्ट, बेटियन का नाम रहे सुमा और कूना, ठीक है। नेक्स्ट, लेखक के दादा कितने पढ़े लिखे थे, तो वो मैट्रिक पास थे, ठीक है। कितने पढ़े लिखे, मैट्रिक पास। नेक्स्ट है, लेखक एक भौजी कितनी पढ़ी लिखी थी, तो वो अनपढ़ थी, ठीक है। लेखक एक दादा के कितने बच्चे स्कूल जाते थे, तो एक भी नहीं जाते थे, क्योंकि उसकी माँ इसका ख्याल रखती ही नहीं थी। गांव में जो स्कूल स्थित है वह किस पेड़ की छाया के नीचे है, तो वो बरगद पेड़ की छाया के नीचे है। लेखक एक दादा कचहरी की काम करो हल, तो वो पेशकार थे, ठीक है। कचहरी में क्या थे, पेशकार थे, प्लस 10th तक पढ़े लिखे थे। भौजी अनपढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोर परिवार बनवे पाछू लेखक केकरा हाथ बतवल है, तो नासमझ और अनपढ़ जो विचार है उसे बताते हैं, ठीक है। ना समझी अनपढ़ ऐसा होना। नेक्स्ट देखिए, अजवायर भौजी के बेडाइल चेंगा कहनी का मूल भाव है। मूल भाव क्या है कि खाट परिवार सुखी परिवार, जो छोटा परिवार है वो सुखी परिवार है। बाप और माँ या फिर माँ और बाप चेंगाक सबले पहिल शिक्षक होते हैं। ये मूल चीज़ें कुछ है वो कहानी में यहाँ बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि बोर परिवार अशांतिक घर, अशांतिक घर होता है, एकदम सही बात, ठीक है। कुछ मायनों में ये सही भी होते हैं और कुछ मायनों में सही नहीं भी होते बड़ा परिवार होना। चलिए नेक्स्ट देखिए, घर में दबदबा किसका था, तो भाभी का ही था, भौजी का। नेक्स्ट है, लेखक का कॉलेज की शिक्षा पूरी हुआ कितना दिन बीत चुका था, तो 1 वर्ष बीत चुका था। नेक्स्ट देखिए, घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गया था, अली बाबा 40 चोर वाला, ठीक है। अली बाबा का ढाबा बन गया था, क्यों, क्योंकि यह विचार किसके दिमाग में आया था, तो लेखक का दिमाग में। मतलब लेखक इसलिए बोलते हैं क्योंकि खाना खाने जब बैठता था तो क्या होता था कि छीना झपटी, इधर से बच्चे नोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसलिए उनको ऐसा लगा था। नेक्स्ट, लेखक पढ़ाई पूरी करने के बाद बैसाख में जब घर गया था तब भाभी उसे क्या खाने को कहती है, ठीक है, तो चटनी या चमौरी, ठीक है, चमौरी और चटनी खाने को से कहती है। नेक्स्ट देखिए, टुकना आम बगीचा गया था, इस बात को लेकर भाभी को किसने डांटा था, तो लेखक ने अपनी भाभी को बहुत डांटा था। नेक्स्ट है, टुकना का नाम स्कूल में किसने लिखवा दिया था, तो लेखक जो होते हैं उन्होंने लिखवा दिया था। और साथ में वो क्या करते हैं कि सुमा कुना जो दो उनकी बेटियां होती है भौजी के, तो उसे टिशनी लगा देते हैं और साथ में दोनों की सिलाई बिनाई सिखाने का भी जुगाड़ लगा देते हैं। नेक्स्ट है, आज तोर विचार बड़ा नेक विचार है, एकर आप अपनाने से घर इंजोर हो जी, तो यह किसने कहा था, तो लेखक के भैया ने। एक्चुअली जब लेखक जो होते हैं वो टुकना को आम वो झाड़ते देख लेते, तो फिर जब वो बोलती है कि आओ चमोरी चटनी खाओ, तो फिर लेखक जो होते हैं अपनी भाभी को डांटते हैं, बोलते हैं कि आप क्या करते हो, आप इतनी गर्मी है और आप बच्चे को बगीचे में भेजे हो, ठीक है, आम लाने के लिए, तो उस पर बहुत डांटते हैं। फिर उसका भाई आता है, तो जब पता चलता है उसकी मतलब भाभी होती है वो बता देती है कि मुझे डांटा, तो वो जाता है बात करने, तो फिर वो चीज़ें बताता है, ठीक है, समझाते हैं लेखक। तो फिर लेखक के जो भाई होते हैं वो बोलते हैं कि जाओ अपनी भाभी को भी समझाओ, तुम्हारे नेक विचार है, इसको हम लोग अगर अपना लेते हैं तो क्या होगा, घर इंजोर हो जाएगा। तो ये चीज़ें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहानी नंबर 6 हम देखेंगे, दू पहला जोंडरा। 5 देख लिया, छठे नंबर की है, ठीक है। देखिए क्या है, दू पहला जोंडरा कहानी में जोंडरा के मतलब की लागे, जोंडरा का मतलब होता है मकई। दू पहला जोंडरा कहानी के कर लिखल लागे, तो ये है विनोद कुमार की। दू पहला जोंडरा कहानी कौन किताबें शामिल है, तो ये सोंद माटी में शामिल है। नेक्स्ट, दू पहला जोंडरा कहानी कौन कौन पात्र कर नाम आयल है, तो ये किसना का नाम आता है, किसना, ठीक है। दूसरा कन्हैया बाबू और डॉक्टर विनय, और किसना के माता पिता तो हैं ही, ठीक है, माँ बाप का भी मतलब किसना से ही से यहाँ पर नाम को जिक्र किया गया है, इसी के माता पिता का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दू पहला जोंडरा कहानी का मुख्य पात्र हत जकर नाम ना आयल है, नाम नहीं आया हुआ है लेकिन वो मुख्य पात्र में है, कौन, तो किसना माए बाप है, ठीक है, बता ही दिया अभी मैंने।
नेक्स्ट, किसनाक बापेक पैसा की रहे, उसके माता पिता का मतलब पिता का पैसा क्या रहता है, तो बासेक दौरी सूप बनवेगी, यानी पुश्तैनी काम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दू पहला जोन रहा कहानी में बीमार कौन रहे, तो किसना जो रहता है वो बीमार रहता है। किसनाक बाप बांस काटे कहाँ गेल रहे, तो पहाड़ में, पहाड़ नहीं पहाड़। कन्हैया बाबू की मांगल रहे, कन्हैया बाबू जो रहते हैं वो ऑर्डर देते हैं। ठीक है। किस चीज़ का, कि दौरी जो होता है वो 2 बना दो और सूप जो है वो 4। दौरी जानते हैं आप लोग, इस टाइप की होती है। ठीक है। छोटे हाइट की टोकरी होती है, वो थोड़ा सा हाइट उसका ज़्यादा होता है। ठीक है। और दौरा जो होता है, मेरे अकॉर्डिंग बता रहे, उसका हाइट छोटा होता है। अगर गलत बता रहे तो कमेंट बताइएगा। ठीक है। उसका हाइट जो होता है वो कम होता है और बड़ा होता है साइज में। ठीक है। टोकरी की हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है। तो कन्हैया बाबू ने क्या किया कि 2 दौरे और सूप, 4 सूप का ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट, कन्हैया बाबू कितना रुपया में दौरी सूप खरीदे थे, तो 6 रुपया में। नेक्स्ट, किसना की माता अगले वर्ष के सावन भादो वर्षा के लिए रखी 2 पहला जोंधरा को कितने रुपए में बेच देती है, तो वो 5 रुपए में बेच देती है। नेक्स्ट है, किसना का इलाज करने के लिए किस डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर विनय जो रहते हैं उनके पास ले जाते हैं। किसना का इलाज करने के लिए डॉक्टर द्वारा कितना रुपया लिया गया, तो 2 रुपया लिया जाता है। डॉक्टर साहब तो ही एक भगवान ने लागे, भगवान ही लागे, तो ही लागे। ठीक है। यह डॉक्टर विनय को किसने कहा, तो किसना की माँ जो है वो बोलती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ज़्यादा पैसा लगेगा, है ना, तो वो लोग ज़्यादा पैसा का जुगाड़ करते। 6 रुपया उसके पास रहता है, कुछ राशन में वो लोग खर्च करते, कुछ पैसा बचता है। ठीक है। तो फिर लगता है कि इतने पैसे में नहीं होगा, तो जो 2 पहला जोंधरा रहता है, मकई रहता है, जो लोग बहीन के तौर पर रखती है, उसकी माँ उसे जा करके बेच देती है, किसना की माँ। नेक्स्ट देखिए, किसना की माँ के द्वारा रखा 2 पहला जोंधरा को लेखक द्वारा कितना राशि के रुपए में वर्णित किया गया, तो 2 लाख के बराबर वर्णित किया गया। मतलब लेखक जो होता है वो वर्णित ये करते हैं कि जो 2 पहला जोंधरा रखा गया वो मुसीबत के वक्त में उसके काम आया, तो वो 2 लाख के बराबर बन गया। डॉक्टर के इलाज से पहले किसना को किसके यहाँ झाड़ फूक के लिए ले गया था, तो नैवा के यहाँ। ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले हैं ओ दीदा, कहानी नंबर 7 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्या है ओ दीदा, खोरठा में इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। देखिए कुछ शब्द है उसे हम देख लेते हैं। बेगैत, बेगैत मतलब होता है परिवार। ठीक है। मुदा यानी कि लेकिन, ओद यानी कि ओद आँख, एक मिनट यहाँ कुछ देखिए, ओद दीदा के यहाँ मतलब होता है नम आँख। ठीक है। या फिर आंसुओं से भरा मतलब आँख। ठीक है। दीदा मतलब आँख होता है यहाँ। ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक है। ठीक है। और दीदा यहाँ पे दीदा, दीदा का मतलब आँख है, दीदा। तो दीदा का मतलब आँख, और ओद का मतलब होता है नाम नहीं नम, नम आँख। ठीक है। तो ओद दीदा नम आँखें या आंसुओं से भरी आँख। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि ओ दीदा कहानी केकर लिखल लगे, तो डॉक्टर विनोद कुमार। ओ दीदा कहानी कौन किताब में शामिल है, तो ये है सोंद माटी में। ओ दीदा माने की हवे है, तो लोर भोरल, भोरल आँख। ओ दीदा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो चानो वाली। चानो वाली क्यों, क्योंकि वो चानो वाली गांव मतलब वहाँ एक रहती है जो मुख्य पात्र है चानो वाली। तो चानो वाली का नाम कुछ और होगा, लेकिन चानो वाली नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि वो चानो जो गांव रहता है वहाँ की रहने वाली रहती है, इसलिए उसे चानो वाली के नाम से बोला जाता है। जैसे काबुली वाला पढ़े थे ना, वैसे। नेक्स्ट देखिए, चानो वाली नाम की ले राखल गेल रहे, तो चानो गाँव एक जन्मल कर चलते वो वहाँ की रहती है, फिर शादी होकर शायद यहाँ जाती। नेक्स्ट देखिए, चानो वाली कैसन मेहरारू रही, तो रानी रही, यानी कि विधवा रहती है, मोशमाइत। ठीक है।
याद रखिएगा, मुश्माइत का भी मतलब वहाँ पूछ दिया जा सकता है, या फिर इस शब्द का किस कहानी में जिक्र आया है। चानो वाली कर बेटी के नाम रहे रेशमी। नेक्स्ट देखिए, ओ दीदा कहनी में केकर घारे बिहा रहे, तो सुकरा महतो के घर में बिहा रहता है। ओ दीदा कहनी में, ठीक है, यहाँ स्पेस है, केकरा बिहा हवे हलय, तो सुकरा महतो बेटा का विवाह हो रहा होता है। नेक्स्ट है सुकरा है ना, सुकरा महतो घारे आंगन जगवेक नामे, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, आंगन जगवेक नामे रेशमी के कोने डाके, कौन है ना, कौन डाक हलथिन, कौन बुलाने आती है, तो सुगिया और हेमिया रहता है, ठीक है, सुगिया और हेमिया। चानो वाली केकर घारे काम करे हली, तो वो सुकरा महतो घारे, ठीक है, गांव एक महतो रहता है, उसके घर में काम करती है। घरे घरे खबर कौन राखे हलिक, तो चानो वाली रखती है, ठीक है। अभी देखिए, चानो वालिक है ना, चानो वाली कई को छुआ रहती, चानो वाली का कितने बच्चे रहते, तो 3 रहते। एक तो रेशमी जो बेटी रहती, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। जीरवा, ठीक है, जीरवा उसकी बेटी रहती है, और कोल्हा जो है उसका बेटा रहता है। तो याद रखिएगा, बेटी रश्मि और जीरवा और कोल्हा बेटा। नेक्स्ट है, लेखक जब भी शहर से गांव जाते थे तो वह चानो वाली को क्या कहकर पुकारते थे, तो वो कहते थे चानो वाली मामा, यानी कि दादी, ठीक है, बहुत जगह पे दादी को मामा बोलते हैं। चानो वाली के परिवार में कितने सदस्य थे, तो कुल 4 हो गए, कोल्हा, रेशमी और जीरवा, 3 उसके बच्चे और खुद चानो वाली, तो हो गए 4। महतो घर की कोई बेटी अगर अपने ससुराल जाती थी तो उसे छोड़ने उसके साथ कौन जाता था, तो चानो वाली जाती थी, ठीक है। क्या बोलते हैं इस तरीके से, ऐसे कोई शादी के समय जाता है तो कुछ बोलते हैं लोगदिन, है ना, लोगदिन के रूप में चानो वाली जाती थी, और फिर उसे समझा उमझा कर उसके ससुराल में कैसे क्या रहना फिर आ जाती थी। नेक्स्ट देखिए, महतो घर घर के किसी बेटी का शादी, ठीक है, महतो घर के किसी बेटी के शादी होता तो विदाई के समय लोग दिन उसके साथ कौन जाता था, तो चानो वाली जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लेखक रांची से अपने घर किस पूजा के अवसर पर आए थे, तो वो आए थे दुर्गा पूजा के अवसर पर। नेक्स्ट है, लेखक जब दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची से घर आए थे तो उन्होंने किसको प्रणाम नहीं किया था, तो चानो वाली को प्रणाम नहीं किए थे, ठीक है। चानो वाली टूअर छौआ नियर कखन ताक के मुंह लटकौले रहली, ठीक है, कब वो मुंह लटकाकर रह जाती थी, तो जखन ओकर भीतरे के भाव के ठेस लाग हले, या फिर जब क्या होता है कि महतो घर का जो नाती पोता आते थे और उसे प्रणाम नहीं करते थे तब, या फिर जखन ऊ सुनी कि ऊ भूया ही गोबर कड़ी हकी, गोबर कड़ी मतलब गोबर उठाने वाली। क्या होता था कि लेखक लोग ऐसे तो उसे क्या बोलते थे, चानो वाली मामा, दादी को रूप में मानते थे, लेकिन जब वो आते थे तो अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग रहते थे सबको प्रणाम करते थे, लेकिन उसे नहीं करते थे, तो उसे क्या होता था, थोड़ा सा ठेस लगता था कि मेरे पैर छू लेने से क्या हो जाएगा, कि कोई छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ उसके मन को ठेस लगती थी, और वो जब ये भी सुनती थी कि वो भुइयाँ जाति की है या फिर गोबर उठाने वाली है, तो इस तरीके वो, क्योंकि वो महतो घर के जितने भी व्यक्ति लोग रहते हैं उसका पूरे परिवार को ही वो अपना परिवार के रूप में मानती थी, ठीक है, अपना मानती थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि चानो वाली के महतो छौआ पुता की कहली, तो मामा बोलते थे, ठीक है। चानो वाली के गोड़ नाय, ये देखिए नाय है, ठीक है, लागल के लेखक की बूझे लागली, ठीक है, चानो वाली के गोड़ नाय लागल के लेखक की बूझे लागली, तो भारी गलती मान गए, ठीक है। उनको क्या लगता है कि मैंने, उनको बाद में एहसास होता है कि मैंने उनका पैर नहीं छू के गलती कर दी, है ना, तो क्या करता है कि भारी गलती का एहसास उनको होने लगता है। फिर लेखक सोचते हैं, ठीक है, कि आप जब भी वो रांची से वापस जाएंगे तो उन्हें जरूर प्रणाम करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ था।
नेक्स्ट है चानो वाली दशहरा का मेला जाइक पहर लेखक से क्या लाने को कहती है, तो वो लडुआ लाने को कहती है। ठीक है, चानो वाली कितने दिन बीमार रहने के बाद मर जाती है, तो 5 दिन बीमार रहने के बाद वो मर जाती है। लेखक के बगल के घर में किसका घर था, तो निर्मल महतो, निर्मल महतो का घर रहता है। ठीक है, चानो वाली छोटी जाति होकर भी किसे अपना दूध पिलाई थी, तो निर्मल महतो को। ठीक है, निर्मल महतो की माँ का दूध नहीं होता था, तो इसलिए वो अपना दूध उसे पिलाई थी, और जब वो काम पड़ा तब वो छोटी जाति की नहीं रहती है। ठीक है, तो लोगों का विचार जो होता है वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूधे कर्जा कोई कैसे उतारे है, एक लोहरा काठी दे के, ये स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, कि एक मतलब ऐसा तो बताया गया कि उसका कर्ज ऐसा नहीं चुकता हो पाता है, लेकिन एक लोहरा मतलब एक क्या बोलते हो जब वो क्या बोलते हैं उसे, जब जलाने के लिए रखा जाता है तो सब फिर लकड़ी डालते हैं ना, तो उसे ऐसा लगता है कि एक लकड़ी दे करके उनका कर्ज तो नहीं अदा किया जा सकता, मगर वो एक फर्ज के रूप में उसे देना चाहते हैं। नेक्स्ट है हाय रे दैबा चानो वाली कैसे ले गेली। ठीक है, हाय रे दैबा मतलब हाय रे देवा मतलब भगवान चानो वाली को कैसे ले गए। यह सब कहकर कौन रो रही थी, तो निर्मल महतो की माँ, निर्मल महतो की माँ, मतलब वो रो रही होती है। जब निर्मल पैदा होता है, निर्मल महतो, तो उसकी माँ का दूध नहीं हो रहा होता है, तो उस वक्त चानो वाली जो होती है वो अपना दूध पिलाकर निर्मल को बचाती है, बड़ा करती है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो याद करके उसकी जो भी जिस जिस तरीके से उसने वो किया था, तो उसको याद करके वो रोती है। तो अच्छे कर्म इंसान के जब वो मरते हैं तो ही याद आते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो भुइयां जाति की है या कौन सी है क्या है, उसके सारे वो सारे गुण देखे जाते हैं मरने के बाद, अच्छे गुण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर चलिए आगे, 8 नंबर की स्टोरी है मल की बहू। ठीक है, इस 8 नंबर की सोन माटी पुस्तक की 8वें नंबर की कहानी, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 7वें नंबर का हम ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, मतलब 7 नंबर की स्टोरी तक। नेक्स्ट मल की बहू। ठीक है, मलकी बहू, मलकी एक नाम है पात्र का, और बहू मतलब समझ ही रहे। तो कहानी के शुरुआत लेखक कौन महीना से करल है, तो किस महीने से करते हैं, तो वो आषाढ़ महीने, जैसे जेठ अजवायर भौजिक बेडाइल चिंगा जेठ महीने से होता है। हर कहानी में एक मंथ का एक महीने का जिक्र है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। मलकी बहू कहानी तो यहाँ आषाढ़ महीना का है। ठीक है, तो मलकी बहू केकर लिखल लागे, तो डॉक्टर विनोद कुमार का। नेक्स्ट है मलकी बहू कहानी कौन किताबें शामिल है, तो वो सोंद माटी में शामिल है। नेक्स्ट है मलकी, एक मिनट, मलकी बहू कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो वो मलकी है। मलकी बहू कैसन कहानी लागे, तो वो दहेज प्रथा पर आधारित है। मलकी पुरुष यानी कि मर्द यानी कि पति कर की नाम रहे, तो वो बिशुन नाम रहता है। ठीक है, मलकी के बाप एक नाम की रहे, तो दयाल बाबू उसके पिता का नाम रहता है। करेक्टर अच्छे से याद रखिएगा। दयाल बाबू कहाँ नौकरी कर रहा, तो बोकारो में वो नौकरी कर रहे होते हैं। बिशुन कितना पढ़ा लिखा था, तो वो बीए तक पढ़ा लिखा था। बिशुन कैसन लोग रहे, तो सबसे पहले तो शिक्षित रहता है क्योंकि वो बीए तक पढ़ा हुआ है, बेरोजगार भी था, और शिक्षित मूर्ख भी रहता है क्योंकि उसकी सासू माँ जो रहती है वो ऐसे बोलती है। दहेज का लोभी भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिशुन के बिहा पहर कतना तिलक दहेज मांग तय करल गेल रहे। ठीक है, शादी के समय जो होता है दहेज, तो वो कितना तय किया गया था, तो पहले तो 40,000 नगद देना और एक फटफटिया गाड़ी का बात हुआ था। फटफटिया गाड़ी शादी के 2-4 वर्ष के बाद देने की बात थी, फिलहाल 40,000 रुपीज नगद देना। ठीक है, नेक्स्ट है मलकी बहू कहानी में ओकर ससुराल में कितने लोग थे, तो 4 लोग थे। पहला तो बिशुन, उसका मलकी का पति, मलकी, मलकी की सास और मलकी के ससुर। ठीक है, बिशुन के ससुराल कहाँ था, तो बोकारो में था, क्योंकि अब तो पता चल गया है ना।
नेक्स्ट देखिए, मलकी के विवाह में दहेज देने के लिए उसके पिता ने कितना जमीन बेचा था? तो 2 मन विहीन करने वाला जमीन जो था उसे बेच दिया था। बिशुन के विवाह के पहर कितना रुपया मिलल रहे? तो वो 40,000 नगद, ठीक है, उसे मिलता है। बिशुन नौकरी नाय पावल बादे की करे लागल? तो घर गृहस्थी का काम करने लगता है बिशुन। नेक्स्ट है, बिजनेस करे पैसा लस्तगे, ठीक है, बिशुन कहाँ गेल? मतलब बिजनेस करने का पैसा जुगाड़ करने को कहाँ जाता है? तो ससुराल जाता है, मलकी का घर। बिजनेस करे लस्तगे बिशुन ससुर से फटफटिया गाड़ी ओजे की मांगलो? उसके बदले में क्या मांगता है? तो रुपया मांगता है। बोलता है आपने बोला था 2-4 साल के बाद आपको देना था, तो आप नहीं दिए हो, तो क्या करो, गाड़ी मत दो, मुझे पैसा दे दो, ठीक है। तो पैसे की वो मांग करता है। क्या होता है कि खसिक जान चलल जाहे खेवैया का पेट नाय भरे, ठीक है। मतलब क्या बोलता है कि खसी का जान चल जाता है लेकिन खाने वाले का पेट नहीं भरता है। तो ई कभाइत, ठीक है, भ है यहाँ। कभाइत कौन कहानी आयल है? तो ये मलकी बहू में आया है, ठीक है, क्योंकि मलकी के पिता ऑलरेडी जमीन बेच चुके होते हैं और 40,000 देते हैं, फिर फटफटिया गाड़ी के लिए उनको और जुगाड़ करना पड़ता, ठीक है। तो लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, तो वहीं यहाँ बोला गया था कि खसी का जान चला जाता है लेकिन खाने वाले का पेट नहीं भरता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, खसी की जान चल जा है, ठीक है, खवैया का पेट न भरे ई का भाई कौन कहल? कौन बोलता है? तो मलकी के पिता जो होते हैं वो कहते हैं। मलकी के पिता ने मलकी के शादी से पहले बिशुन को पहली बार कहाँ देखा था? तो वो कहाँ देखते हैं? तो बोकारो एक्सचेंज ऑफिस में वो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केकरो कहल से कोई कुआं में डूबे है? यह मलकी बहू कहानी में किसने कहा है? तो दयाल बाबू, ठीक है, दयाल बाबू जो है वो कहते हैं। मलकी बाप एक कैसन बेटी रहे? तो एकलौती बेटी थी। मलकी को किसने कहा था कि अपने पिता के घर जाओ और फटफटिया गाड़ी मांगो? तो बिशुन जो होता है वो बिशुन जाता है ससुराल में, मगर वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो फिर बाद में घर में आके मलकी पे अत्याचार होने लगता है और बोलता है कि जाओ अपने पिता से फटफटिया गाड़ी मांग कर लाओ या उसके ओजी में पैसा। मलकी को ससुराल में लात से कौन मारता है? सास। जब वहाँ पे मना हो जाता है तब से उस पर अत्याचार होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मारपीट से मलकी के पेट में पल रहा कितने महीने का बच्चा नष्ट हो जाता है? तो 3 महीने का बच्चा। बिशुन की दूसरी पत्नी कहाँ से थी? तो रोहतास से। बिशुन जब नहीं हो रहा था तो बिशुन जो होता है उसे तो मारकर भगा देता है, लेकिन जब चिट्ठी के रूप में या ऐसे भी उसे आता है कि तुम मार खाओ चाहे कुछ खाओ, दयाल बाबू मलकी के पिता बोलते ससुराल में ही रहो, तो वो ऐसे ही रह जाती है मार खा खा के। फिर लास्ट में बिशुन जो होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, रोहतास से ला करके लड़की रहती है। तो ये यहीं तक थी स्टोरी की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। अभी हम देखने वाले भीतर बाहर कहानी, जो कि 9 नंबर की है, ठीक है, 9 नंबर कहानी सोंद माटी की। देखिए क्या है, भीतर बाहर कहानी के कर लिखल लागे? तो ये है डॉक्टर विनोद कुमार की। भीतर बाहर कहानी कौन किताबें शामिल है? तो ये सोंद माटी में। भीतर बाहर कौन भाव एक कहानी लागे? तो ये सांप्रदायिक भाव की कहानी है, ठीक है, जैसे मलकी बहू दहेज प्रथा पर, है ना। नेक्स्ट है, भीतर बाहर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? सिरजुआ है, ठीक है, सिराज नाम से है तो सिरजुआ यहाँ बोला गया है। सिरजुआ का बाप एक नाम की रहे? तो इबादत खान उसके पिता का नाम रहता है। भीतर बाहर कहानी के कौन रकम में कहानी कहल जाए पारे? ठीक है, भीतर बाहर को तो वो एक संस्मरण के रूप में से कह सकते हो, ठीक है। सिरेजुआ कैसे मरल रहे? तो कुइया में डूब के नहाने जाता है, पैर फिसल जाता है, डूब जाता है, मर जाता है। नेक्स्ट है, सिरेजुआ कौन मास से मरल रहे? तो भादो का मास रहता है, ठीक है, महीना। सिरजुआ की उम्र कतना बछर रहे? तो 26 बरस कर वो रहता है। भीतर बाहर कहनिए बासेक बखोर में बसायर फूटे, ठीक है,
मतलब जैसा बाप वैसा बेटा। ई कबाइत के कर लेतायत कहल गेल। तो सिरजुआ के मतलब उसका पिता जो होते हैं, सिरजुआ के पिता इबादत खान, तो वो क्या होते हैं कि बहुत थोड़ा हेल्पिंग नेचर का रहता है। तो उसी तरीके का नेचर सिरजुआ का रहता है, इसलिए बोला गया है, ठीक है, कि बखैर में बसायर फुरे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिरजुआ का प्रिय खेल क्या था, तो वो फुटबॉल था, ठीक है। क्या रहता है, फुटबॉल। सिरजुआ फुटबॉल टीम के की रहे तो वो कप्तान रहता है। भीतर बाहर कहनिए लेखक के कौन घटना का जिक्र करल है, तो फुटबॉल मैच का। मतलब लेखक और जो सिरजुआ रहता है वो दोनों फ्रेंड रहते हैं, अच्छे दोस्त रहते हैं। ये हिंदू रहता है लेखक और ये मुस्लिम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सांप्रदायिक तौर पे जो चीज़ें फुटबॉल मैच के दौरान जो चीज़ें कुछ है कहानी में वो बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो लेखक जिक्र करते हैं फुटबॉल मैच का। संस्मरण के रूप में इसे क्यों बोला गया, तो संस्मरण के रूप में इसे इसलिए बोला गया कि जब सिरजुआ जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो जब वो पता चलता है सब लोग देखने जाते हैं, तो उसी वक्त लेखक जो चीज़ें होता है वो सोचते हैं, तो वो संस्मरण के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिरजुआ संगे लेखक कहाँ फुटबॉल खेले आयल रहत, तो वो अमृतनगर में आते हैं। मैच खेले दिने हजारीबाग टाउन में की हेल रहे क्या होता है, तो वहाँ दंगा हो जाता है, ठीक है। और धारा 144 लागू हो जाता है। रामनवमी मेला भी रहता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अमृतनगर में फुटबॉल खेल में केकर हाथ टूटल, तो रोहित नामक एक लड़का रहता है उसका। सिरजुआ रोहित के कांधे उठाए के कहाँ लेगल रहे, तो अस्पताल लेकर जाता है। रोहित को अस्पताल किसके माध्यम से ले जाया जाता है, तो वो है रिक्शा। मतलब जब उसका हो जाता है तो सिरजुआ जो होता है वो लड़कों को बोलता है, मगर वो लोग रेडी नहीं होते क्योंकि दंगा हो रहा होता है, ठीक है। उस समय उसे मना भी किया होता है, लेकिन वो हेल्पिंग नेचर का होता है, तो वो खुद हॉस्पिटल लेकर के रिक्शे से किसे, तो रोहित को लेकर के सिरजुआ जो रहता है वो जाता है, सिराज, ठीक है। नेक्स्ट है, धारा 144 लागू होने के कारण रिक्शा वाला उन्हें कहाँ उतार देता है, तो बस स्टैंड जो रहता है वहीं पे उतार देता है। पुलिस वालों को किसने कहा मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, सिरजुआ होता है, ठीक है। वो पुलिस वाले उसे रोकते हैं, तो फिर बोलता है कि मेरे दोस्त को चोट लगा है, मुझे जान की परवाह नहीं, मगर इसे हॉस्पिटल ले जाना है। सिराज, ठीक है। सिराज के पिता एवं लेखक के पिता भीतर बाहर कहानी में रिश्ते में क्या थे, तो वो सहिया रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, सिराज कुआं में गिरकर किस त्योहार के आसपास मरता है, तो दुर्गा पूजा के आसपास, ठीक है। दुर्गा पूजा के अवसर पर नाटक खेलने का आयोजन किसके तरफ से होना तय था, तो गांव का नव युवक संघ की ओर से। लेखक जो होता है वो सिराज के पास जाता है इस सिलसिले में कि दुर्गा अपने गांव में दुर्गा पूजा का मतलब चंदा इकट्ठा करने के लिए तुम लोग क्या करो कि मतलब वो बोलते हैं कि तुम्हारे गांव से मुझे चंदा चाहिए, तो वही वो बोलने के लिए लेखक जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि नाटक वगैरह वो सारी चीज़ें बताते हैं दुर्गा पूजा का ये सब, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसको कुछ ही दिन के बाद ये सुनने को आता है कि जो सिराज है वो कुएं में फिसल कर उसकी मौत हो जाती है। तो उसी घटना को, उसी संस्मरण को जो भी है लेखक ने यहाँ कहानी के रूप में बताया है। चलिए तो लास्ट देखते हैं हम इस वीडियो की लास्ट कहानी, सोंद माटी जो पुस्तक है उसकी लास्ट कहानी को हम लोग देखेंगे। 1 घंटा हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए आइए देखते हैं क्या है। हुब कहानी, हुब कहानी ये हुब कर माने हुए। हुब का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है जोश, उत्साह, ठीक है। हुब कहानी के कर लिखल लागे, तो ये डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। हुब कहानी, हुब कहानी कौन किताबें संकलित है, सोंद माटी में है, और ये 10 नंबर की कहानी है। नेक्स्ट, हुब कहानी के मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र कौन है, तो वो है दामोदर। दामोदर कौन जाइते छुआ रहे, तो भुइयां जाति, चानों वाली भुइयां जाति है ना। नेक्स्ट देखिए, वो मैं आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। देखिए, गुनेसर बाबू कौन रहे, तो गाँव एक बोड़ किसान रहते हैं। खूब कहानी में दामोदर किसके घर काम करता था, तो गुनेसर बाबू के यहाँ वो काम करता था। नेक्स्ट,
ढोल गंवार शूद्र, ठीक है, यहाँ पे कोमा नहीं होगा, है ना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदासे के ई पाता गुलिन के बहु कहानी कौन बोलल है, ठीक है, खूब कहानी कहानिए कौन बोलल है। मतलब देखिए एक लाइन रहता है जो कि तुलसीदास जी का है, क्या कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी, ठीक है। तो तुलसीदास एक ई पाता गुलिन के खूब कहानी में कौन बोलले है, ठीक है, कौन बोलते हैं, तो गुनेसर बाबू जो है वो बोलते हैं। शूद्र यानी छोटा जात का वो होता है, तो बोलता है कि ताड़न के अधिकारी हो, तो गुनेसर बाबू बोलते हैं। पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जानते होंगे। देखिए, गुनेसर बाबू दामोदर को कौन सा काम करने के लिए बुलाते हैं, तो वो हल जोतने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट है, घार में भूंजल भांग नाई एने ओने टांग। घार में भूंजल भांग नाई एने ओने टांग, ई का भाई तो खूब कहानी है। कौन कौन है ना, कौन है नहीं, कौन केकरा खातिर बोलल है, तो गुनेसर बाबू जो होते हैं कहल है दामोदर खातिर, ठीक है, दामोदर से कहते हैं। दामोदर को पढ़ने से मना कौन करता है, तो गुनेसर बाबू बोलते हैं, ठीक है। दामोदर बापे के नाम की रहे, दामोदर के पिता क्या नाम रहता है, तो गुरदयाल राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुरदयाल राम के कर घरे काम करल हल। किसके घर में काम करता है, तो गांव एक जमींदार के घर में। गुरदयाल कर कई गो बेटा रहती, ठीक है, कई गो बेटा रहता है, तो 7 गो बेटा रहता है। 6 बेटा अलग अलग जगह पे काम करता है, और जो दामोदर रहता है वो वहां पे रहता है अपनी माँ के साथ। दामोदर गुरदयाल राम कर कौन बेटा रहे, तो सबसे छोटा बेटा रहता है। दामोदर का छवो भाई काम करे कहाँ गेल रहे, तो चंदनगर में, चंदन नगर, ठीक है, चंदन नगर में जाते हैं। दामोदर कर भाई सभेक सभेक गेल बादे गुनेसर बाबू घारे की बहाल हेल, ठीक है, कौन बहाल होता है। दामोदर कर भाई सभेक गेल बादे गुनेसर बाबू घारे के, है ना, की नहीं, के बहाल हेल, ठीक है, मतलब काम करने के लिए कौन रहता है वहां पे, तो कमियां, ठीक है, यहाँ कमियां ने मतलब देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि दामोदर कर भैया सभेक गेल बादे गुनेसर बाबू घारे की बहाल हेल। अच्छा, मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मुझे समझने में, देखिए दामोदर जो है ना, दामोदर कर भाई, जब जब तक दामोदर के भाई लोग रहते हैं वो गुनेसर बाबू के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि दामोदर कर भाई सौभेक गेल बादे, उसका भाई लोग तो सभी चला जाता है, गुनेसर बाबू घारे की बहाल हेल, मतलब दामोदर जो होता है वो किस रूप में बहाल होता है, तो वो कमिया के रूप में, काम करने वाले के रूप में बहाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दामोदर के रोजाना कितना रुपया काम बदले मिलल, मतलब काम करता तो कितना रुपया रोजाना मिलता था, 10 रुपया उसे रोजाना मिलता था। दामोदर के छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिलल हल, किस क्लास से मिलता है, तो 7वीं क्लास से मैट्रिक क्लास तक उसे मिलता है। दामोदर कॉलेज पढ़े खातिर कहाँ गेल रहे, तो वो हजारीबाग जाता है। पाकल आम के कोनो विश्वास नाई, कखन जे गिर जाए, यह किसने कहा, तो दामोदर की माँ ने। और ये आपका एक माइक लोर वहाँ पे भी बोलते हैं ना कि हम पाकल आम नियर हियो कब टिंगर जीवो कोई भरोसा नहीं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, हम पाकल आम नियर हियर कब गिर जाए, तो दोनों आपके स्टेटमेंट जो है उसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दामोदर की माँ यहाँ कह रही है और वहां पर भी सुरजा की माँ कहती है। नेक्स्ट है, हजारीबाग पहुंचल बादे पढ़ाई के साथ साथ दामोदर कौन सा काम करे लागल, कौन सा काम करता है, तो रिक्शा चलावे काम वो करने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करता है कि दिन में वह कॉलेज जाता और रात
और शाम से रात तक वह रिक्शा चलाता, दिन में कॉलेज जाता और शाम से रात तक रिक्शा चलाता था। फिर आमदनी के लिए वो काम के अलावा 2 जगह ट्यूशन भी पढ़ाता था। ठीक है, नेक्स्ट है दामोदर बीए कौन श्रेणी में पास करल रहे, तो प्रथम श्रेणी में पास करता है। बीए पास कर रिजल्ट लइके माई पास गेल तो माई की कहले, माँ क्या बोलती है, तो बोलती है तोय बेस नौकरी पकड़ ले, क्या बोलती है, अच्छी नौकरी पाओ, रिक्शा नहीं चलाओ और अच्छी नौकरी ले लो। दामोदर कौन कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन तैयारी करे लागय, ठीक है, या फिर लागल, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते। दामोदर कौन कंपटीशन क तैयारी करे लागल, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करे लागल, किस कंपटीशन की तैयारी वो करने लगता है, तो वो दारोगा की। ठीक है, इस कहानी में आपको ज़्यादातर दरोगे वाला ही दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है कि कोई छूटा तो नहीं, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट, दारोगा कंपटीशन परीक्षा देल बादे एक दिन रिक्शा लेके माई ठीन घर जा हल तो की किनल रहे, क्या क्या खरीदता है, तो 2 किलो लड्डू खरीदता है, साड़ी झूला, एक पेपर खरीदता है। पहले तो 2 किलो लड्डू खरीदता है, साड़ी झूला मतलब अपने माँ के लिए साड़ी वगैरह ब्लाउज खरीदता है, और एक पेपर भी वहाँ पर खरीदता है। अब आगे देखिए, पेपर में दामोदर की दारोगा का रिजल्ट देखल पास भई गेल। ठीक है, पेपर में दामोदर देखता है, दामोदर पेपर में दामोदर, ठीक है, दारोगा का रिजल्ट देखल, और क्या होता है, देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो पास भई गेल। ठीक है, घर पहुंचकर अपनी माँ को रिजल्ट बताता है, और घर पहुंचता है और अपनी माँ को रिजल्ट बताता है। ठीक है, कि मैं क्या हुआ, दरोगा की नौकरी लग जाती, लेकिन पहले से ही खटिया पर जीवन के अंतिम मोड़ पर थी। उसकी माँ अंतिम मोड़ पर रहती है। माँ के खुशी के आंसू निकलते हैं और बूढ़ी होने के कारण उनकी सांसें रुक जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट, कि मर जाती है फिर। ठीक है, और क्योंकि वो उससे खुश होती है, उसके आंसू निकलते हैं उसके कि मेरा बेटा नौकरी लग गया, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई अच्छा सा नौकरी ले ले। नेक्स्ट देखिए, दामोदर नौकरी ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिलता है, तो उसे धनबाद में पोस्टिंग मिल जाता है। नेक्स्ट है, गुनेसर बाबू अपन परिवार संग तीरित करे कहाँ गेल रहे, तो वो गंगा सागर करने गए थे। गुनेसर बाबू अपन बुढ़िया माई के कहाँ भर्ती करवल, मतलब आते वक्त उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जिस कारण से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो धनबाद अस्पताल में उसे एडमिट करना पड़ता है गुनेसर बाबू की माँ को। अस्पताले 4 दिन कते खर्चा हेल रहे, तो 4 दिने 4,000 रुपया। ठीक है, 4 दिन में 4,000 रुपये की खर्चा हो जाती है। गुनेसर बाबू जब तीरथ से लौट रहे थे तो रास्ते में किसका तबीयत खराब हो जाता है, तो गुनेसर बाबू की माँ का बता चुके। गुनेसर बाबू की माँ को देखकर डॉक्टर ने क्या कहा, तो डॉक्टर कहते हैं कि पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। पेटे का ऑपरेशन एक 5,000 रुपया कोने दिल रहे। ठीक है, क्योंकि गुनेसर बाबू तीर्थ यात्रा गंगा सागर से आ रहे थे, तो बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे। 4 दिन में 4,000 भी खर्च हो चुके थे। अब 5,000 रुपये की जरूरत थी, तो वो कौन देता है, तो दामोदर दिल रहे। ठीक है, दामोदर वहाँ पे शायद उसकी ड्यूटी थी, तो वो देख लेता है, पहचान जाता है, तो वो पैसे वो भरता है, और साथ में उनको अपने घर भी लेकर के जाता है, उनके बीबी बच्चों को। ठीक है, दामोदर थी जो वहाँ पे किसान जो रहते हैं उनके पिता को, सॉरी बच्चों को और बीवी को। ठीक है, दामोदर की माँ कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहती है, तो 10 दिन रहती है, तो गुनेसर बाबू के बच्चे और बीवी को अपने घर लेकर जाता है। गुनेसर की सोच किस कारण बदल जाती है, तो दामोदर की उदारता देखकर। ये वही गुनेसर बाबू हैं जो दामोदर को बहुत गाली दे रहे थे। ठीक है, क्या बोलते, घरे बुझी भांग ने एने ओने टांग, ऐसे करके कुछ कुछ, तो वो चीज़ें सारे वो बोल रहे थे। लेकिन जब उनकी मदद किए तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और सब अगर पढ़े लिखे रहेंगे गांव में तो उन्नति ही होगी, उनको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने सोंद माटी जो पुस्तक है उसकी जितने भी, ठीक है, 10 कहानियाँ, जो जितने भी कहानियाँ थी सारे क्वेश्चन एंड आंसर देखे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे भी देख ले। यहाँ से 1 लाइनर जो है वो भी देख लीजिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 2
3 जितने भी आएंगे यही से होंगे, ठीक है। कुछ अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा जाए, बहुत ज़्यादा डीप जाया जाए तो भी आप बना लोगे, क्योंकि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ रखा है, हमने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक 1 घंटे की या जो भी 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है मगर आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला भी आप चाहो तो देख लेना, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं एंड करेंगे। एक मैराथन क्लास की हमने यहाँ पर कोशिश की कि आप लोगों को अच्छा लगे, अच्छे तरीके से वीडियो बनाए। अगर आपको पसंद आता है तो नेक्स्ट हम और भी कोशिश करेंगे इस टाइप की वीडियो बनाने की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।